मोशन इन 1D में सबसे पहले कैलकुलस वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कैलकुलस वाले पार्ट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपके सामने है, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, तो सोचो कि आपसे कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। आपके पास में है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ये आपको दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है वो आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है भाई, वेलोसिटी निकल आया तो उसके बाद क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है। और बताओ क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी निकल आएगा, जैसे वेलोसिटी आपने निकाला, अभी मैं ये भी पूछूंगा कैसे निकलेगा। अभी तो आप केवल सोचो कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, तो वो आपसे हमसे क्या पूछ सकता है, वो वेलोसिटी पूछ सकता है, और जब वेलोसिटी हम निकाल देंगे तो उसके आगे का स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, हाँ अगर मास होगा तो वो हमसे फोर्स भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अगर सामने है तो वो हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं, इस पर बात हो रही है। वो हमसे वेलोसिटी पूछ सकता है, वो हमसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, यहां तक एकदम बात सही है। और क्या कुछ पूछ सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन देकर के वो हमसे और क्या पूछ सकता है। चलिए, अगर उसने वेलोसिटी पूछी तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे ना। किसका डेरिवेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये माइंड में फीड होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है और हमसे उसने वेलोसिटी पूछा है तो हम डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या, टाइम, और टाइम नो डाउट हमेशा t से ही लिखा जाएगा, दैट इज बाई dt। अब डिस्प्लेसमेंट पता नहीं x से है या फिर s से है, पता नहीं कौन सा सिंबल है, और इसी राइट हैंड साइड को क्या पढ़ा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी मिलने के बाद में एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी मिल गई है आपको, वेलोसिटी v आ गया, तो अगर वेलोसिटी v आ गया तो उसके बाद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। ठीक है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्लियर? कुछ और सोच पाएगी और क्या पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से डिस्टेंस तो नहीं पूछा जा सकता, थोड़ा सा लीगल थिंकिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना है, जितना आपने पढ़ा है उतने में ही सोचना है, कुछ नया नहीं जाना है। जैसे अभी आपने फोर्स की बात करी ना, तो थोड़ा नया था, लेकिन ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आपके पास आएगा तो मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। सेम चीज है, निगेटिव साइन लग गया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो यानी डिस्प्लेस, जितना तुमने पढ़ा है उतने में ही अपने आप को सोचना है, उतनी रेंज में अपने दिमाग को दौड़ाना है। तो इन दो चीजों पे लॉक कर दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन सामने होगा तो दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। अगर वेलोसिटी पूछा तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन पूछा तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे और उसके बाद में जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसके बाद वेलोसिटी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है? ठीक। अगर आपके पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, तो बताइए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है।
वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर है आपके पास तो वो तुमसे क्या पूछ सकता है? एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। और कुछ? इन्हीं दो पे स्टॉप करता है। अगर उसने एक्सेलरेशन पूछा तो वेलोसिटी का क्या लेंगे? डिफरेंशिएशन। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा तो फिर हम वेलोसिटी का क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। भाई v माने वेलोसिटी, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कीप इन माइंड, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर है तो देयर आर द टू पॉसिबल क्वेश्चन। जितना आपने पढ़ा है उतने के ऊपर ही आपको फोकस करना है। अगर उसने एक्सेलरेशन पूछा तो आप डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा, हमने एस से यहां पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट को, तो आप वेलोसिटी वाली इक्वेशन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इस बार एक क्वेश्चन ले लेते हैं। v इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 4। यहां पर v वेलोसिटी है और t यहां पर टाइम है। फाइंड एक्सेलरेशन कॉमा डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें हमने आपसे पूछी। तो सबसे पहले आपने अपने बेसिक जो है उनको स्ट्रॉन्ग करिए कि क्या करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ddt। v की जगह पर क्या लिखा? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 4। अब डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करिए। प्लस माइनस के साथ अगर रिलेशंस हैं तो डिफरेंशिएशन हर किसी के पास इंडिविजुअल जाता है। प्लस में ddt और साथ में 4। अकेले 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और काफी दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 3 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा t की पावर 2, यहां से 2 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा t की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2t, लिख सकते हैं डायरेक्टली। ddx x की पावर है ना, ये क्या मिल जाएगा? 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6t माइनस 2। ये मेरा आंसर हो गया। और फिर उन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पार्ट में पूछा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टाइम। v की वैल्यू पुटअप करिए। v की वैल्यू है यहां पर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 4 साथ में dt। अब इंटीग्रेशन हर किसी के पास अलग अलग जाएगा और जो ब्रैकेट के बाहर dt है वो भी अपना अलग अलग मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। तो देखो जरा इस वाले स्टेप में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। 3t स्क्वायर माइनस dt, 2t dt और 4 dt। क्लियर इतनी बात? हम इंटीग्रेशन को हर किसी के पास अलग अलग ले गए हैं और ब्रैकेट के बाहर ये dt है तो हर किसी के पास मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये वाली लाइन क्लियर है? श्योर? तो अब इंटीग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज है उसमें 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर dt, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा t की पावर 1 dt, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा dt, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि साफ साफ कैसे कांस्टेंट है। हर एक जगह पर जो इंटीग्रेशन बना हुआ है वो यही वाला तो बना हुआ है, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 4। अकेले dx का इंटीग्रेशन x होता है तो अकेले dt का क्या हो जाएगा? t। तो रिजल्ट आ जाएगा s इज इक्वल टू t की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। क्या इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगी हुई है? नहीं। लिमिट्स लगी हुई है? नहीं लगी हुई ना। तो जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लगी हुई तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगा देते हैं? प्लस कांस्टेंट। ठीक है।
तो पहले नंबर पर आपने ये कंफर्म किया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगा, तो केवल आपके पास में दो क्वेश्चंस होंगे, वेलोसिटी निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए। और अगर आपके पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो आपके पास में दो क्वेश्चन है, एक तो है एक्सेलरेशन निकालिए, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्लियर है ये बात? श्योर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है इधर वाली, जो ये आप कंफर्म करते हो कि ये क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपकी हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप क्वेश्चंस में धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग कर लोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है, तो बताइए क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? वेलोसिटी पूछेगा। वेलोसिटी आपको मिल गई। अच्छा, वेलोसिटी मिल गई तो उसके आगे कहा क्या जा सकते हो? डिस्प्लेसमेंट पे जा सकते हो। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दे करके वो ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। कल किया था लास्ट वाली क्लास में। अच्छा, आपको वेलोसिटी मिल गई, यहां से वेलोसिटी मिल जाएगी, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो क्वेश्चन फिर डेवलप हो जाएंगे। बस अपने आप को आप पहले इसी में स्ट्रांग बनाइए। क्वेश्चन करना ना करना डजंट मैटर, आपकी ये जो सोच है ना ये डेवलप होनी चाहिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन तो क्या क्या पूछेगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशंस तो क्या क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशंस तो क्या क्या पूछेगा। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू है टी स्क्वायर माइनस का साइन 4t। यहां पर जो ए है वो एक्सेलरेशन है और टी यहां पर टाइम है। हमसे पूछा गया वेलोसिटी निकालिए और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ये पूछा गया। तो लीजिए, सबसे पहले हमने अपना फंडा लगाया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहां से आ गया एक्सेलरेशन का जो a है वो t स्क्वायर माइनस का साइन 4t है और साथ में dt है। दो काम एक साथ करना है, एक तो इंटीग्रेशंस को हर एक टर्म के पास इंडिविजुअल ले जाएंगे और साथ में अंदर ब्रैकेट में dt क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस का इंटीग्रेशन साइन 4t dt। ठीक, अब यहां जो फंडा बना वो तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन बन गया। क्या बनता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और देखो ये बना साइन kx, साइन kx का इंटीग्रेशन क्या है? 1 बाई k कॉस kx, माइनस चलता है लेकिन k यहां पर क्या है? कांस्टेंट। लगा दीजिए फार्मूला, तो ये आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3। लगा के ये फंडा जब लगाओगे ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा माइनस 1 बाई के माने 4 कॉस 4t। तो फाइनली वेलोसिटी आ गई t की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा कॉस 4t अपॉन 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी मिल गया है तो डिस्प्लेसमेंट पे चले जाओ। हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट ऐड कर लें, वो अपनी आदत अपनी मेंटेन रखें। चलो मान लेते हैं कांस्टेंट को कुछ ले लेते हैं। चलो सपोज दैट कांस्टेंट छोटा a है। ठीक है, कांस्टेंट ले लिया। जब आप इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में मैथमेटिक्स को भी ले आओगे, मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे जब आप,
तो फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आप निकालना सीख जाओगे। तब तक के लिए अगर आप कांस्टेंट नहीं भी लगाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इतनी बड़ी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। लगाना चाहिए, याद रहे तो कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम कांस्टेंट हटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब वेलोसिटी मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का s बराबर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है t की पावर 3/3 प्लस cos 4t अपॉन में 4 साथ में dt। दो काम एक साथ करेंगे, इंटीग्रेशन को एक एक स्टेप के पास इंडिविजुअल ले जाएंगे और dt को भी ले आएंगे। तो ये t की पावर 3 dt और cos 4t अपॉन में 4 dt, ठीक है। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा t की पावर 3 dt और 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा cos 4t dt। एक इंटीग्रेशन का फार्मूला और हमने देखा था, cos kx इज इक्वल टू 1/k sin kx। अप्लाई कर दीजिए, ये x की पावर n वाला पहले लगाइए, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पहले से ही है। इस पर जब आप इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, t की पावर 4/4 प्लस 1/4 पहले से ही है, और जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक 1/4 और आ जाएगा और sin 4t हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू t की पावर 4/12 और sin 4t अपॉन में 60, ठीक है। तो जिस बात के लिए हम सब लोगों को आज अपना 100% देना है वो कौन सी बात है, इक्वेशन देख करके पॉसिबल क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस तो क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, और एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशंस तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। एक बार हम ये सारे के सारे इक्वेशंस एक साथ लिखते हैं और बस इसी पर आपको कमांड करना है और इंटीग्रेशंस के फार्मूले यूज करने हैं। लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, और अगर लिमिट्स वाला नहीं है, याद रहे तो कांस्टेंट लगा दीजिए, अदरवाइज इनिशियल फेज में अगर आप कांस्टेंट नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फाइनली रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट पर आ जाता है। गिवन में है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन में है तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेलरेशन, ठीक। और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव लेंगे। वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव किसका लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का, रिस्पेक्ट में कौन होगा, टाइम। और एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, रिस्पेक्ट में कौन होगा, टाइम। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो एक क्वेश्चन बनेगा एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन है आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वेलोसिटी वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास में है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन तो एक क्वेश्चन आपका बनता है वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी के लिए आपको एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा आगे के क्वेश्चंस में तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
तो अगर आपको पहले फेज में ये पता चल गया कि हाँ इक्वेशन ये है और ये पॉसिबल क्वेश्चन है, समझ लीजिए फिर आपकी जीत है। और एक लास्ट, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है तो आपसे क्या पूछेगा? स्पीड। अभी आप इस चैप्टर में है इसलिए केवल स्पीड की बात करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और बनता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे। आपसे स्पीड पूछेगा तो स्पीड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका? डिस्टेंस का रिस्पेक्ट में कौन होगा? टाइम। और बहुत क्वेश्चन हमने इस पर किए, ठीक है। लाइए जरा असाइनमेंट के पेंडिंग क्वेश्चन करते हैं। तो असाइनमेंट के कुछ पेंडिंग क्वेश्चन थे, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर है 7 पेंडिंग में था, लेकिन अब ये पेंडिंग में नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन को, पहले आप पढ़ लीजिए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t बराबर 0 इज u एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई f इज इक्वल टू at। तो ध्यान दें यहां पर एक्सेलरेशन को इन्होंने किससे लिखा? f से लिखा है। असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 7, f इज इक्वल टू है 80। यहां पर जो f है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहां पर f है, t यहां पर क्या है? टाइम है। और क्वेश्चन के देखिए आगे लिखा है a क्या है? कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम इज t, आफ्टर टाइम t इज ट्रू। तो क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है ना भाई, पहले ऑप्शन में क्या दे रखी है? वेलोसिटी। दूसरे ऑप्शन में भी क्या दे रखी है? वेलोसिटी। तीसरे ऑप्शन में भी क्या दे रखी है? वेलोसिटी। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी निकालना है, यानी किसका क्वेश्चन हुआ? ये हुआ। ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन से हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो लीजिए भाई वेलोसिटी निकाली जाए। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के लिए। मत भूलिए यहां पर एक्सेलरेशन को किससे लिखा गया? f से लिखा गया, तो f dt। ओके, v इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है? 80 dt। और क्वेश्चन ने आपसे कह रखा है ना कि a यहां पर क्या है? कांस्टेंट। बाहर करिए t की पावर 1 dt। क्लियर? यहां से आ जाएगा v a t की पावर 2/2। क्लियर है ये बात? यार इसका इंटीग्रेशन t की पावर 2/2 आएगा, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हमने b ले लिया, ठीक है। यानी रिजल्ट क्या आ गया? वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया 80² 2 प्लस b। ठीक है, ध्यान देना इधर। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करोगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालोगे। देखो निकालने वाले हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। देखो इधर, इनिशियल का मतलब क्या होता है? टाइम 0। अगर हम यहां पे टाइम की जगह पे 0 लिखें या लिखने के बारे में सोचें तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? u। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पर कितनी है? u। तो भाई ये जो इक्वेशन हमें मिली है, अगर हम इस इक्वेशन में टाइम को 0 लें तो हमारे ऊपर बाउंडेशन लगी है कि वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा? u लेना पड़ेगा। और ये प्लस b पहले से ही है, तो यहां से b बराबर देखो u आ गया। तो ऐसे कुछ आगे जाकर के शर्तें दी जाएंगी, कंडीशंस दी जाएंगी, और आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो हमने देखो b की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो b की वैल्यू निकाली है जरा इस इक्वेशन में पुटअप कर दें। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 80² 2, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है? u। अब आप अपने ऑप्शन चेक करें, देखिए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन देखिए। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है ना भाई, v बराबर आ रहा है 80² 2 प्लस u, यानी ये। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। गॉट इट? ठीक है।
तो जब आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना भी आपको सीख लेना पड़ेगा। एक बार फिर से देखो, हमारा आंसर तो ये था ना, बस ये था हमारे में बी क्या था, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कितनी वैल्यू का है पता ही नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी u है, हमने टाइम लिया 0, वेलोसिटी लिया u, देखो b की वैल्यू आ गई। और जैसे मेरे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मैंने यहां रख दिया, तो इक्वेशन का लुक ऐसा आ गया। और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर। इसके बाद में आप देखिए जो पेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका 9। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन x वेरीज एज v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, जहां पर अल्फा कांस्टेंट है और ये कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t बराबर 0 द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट x बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन। और इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी, मतलब मुझे वेलोसिटी पता करनी है जिसमें टाइम दिखाई दे। टाइम के साथ इक्वेशंस देने वाला वेलोसिटी चाहिए और टाइम के साथ ही इक्वेशन देने वाला क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए v इज इक्वल टू है अल्फा अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर हाफ लिख सकते हैं ना। इसकी हेल्प से मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है, लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। और एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। यहां पर जो इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी के साथ कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। v यहां पर वेलोसिटी है, अल्फा यहां पे कांस्टेंट है और x यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें वेलोसिटी में टाइम दिखना चाहिए और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में भी क्या दिखना चाहिए, टाइम दिखना चाहिए। उसने ये हमसे कहा, तो कैसे मिलेगा भाई। देखिए ये देखिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है dv/dt, लेकिन मेरे पास में यहां पर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन नहीं है। कौन सी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। बड़ा अजीब सा इक्वेशन उलझा हुआ है। इक्वेशन वेलोसिटी टाइम का नहीं है, वहां पर वेलोसिटी के साथ में कौन आ रहा है, x आ रहा है। क्या करें। देखिए अगर मैं इसको यूज करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ध्यान देना जैसा देश वैसा भेष, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा है, x से, तो हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख लिया, x से। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू है v dt। फंस गया देखिए फिर से, टाइम तो है ही नहीं। क्या करें अब, कुछ लिंकिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ रिलेशंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहां कुछ नहीं बन पा रहा है। इससे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम तो है ही नहीं, ये नहीं लगेगा। वेलोसिटी टाइम नहीं है, वहां पर नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन टाइम नहीं है, वहां पे भी कुछ नहीं लगेगा। बहुत ही यूनिक इक्वेशंस है ये। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें, क्यों, क्योंकि वो तो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में तभी सोचना है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। यहां कहां बताया गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशंस को देखो। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा हुआ है और यही आपको मैं बता रहा हूं कि कभी कभी जो है आपके सामने जो इक्वेशन होगा ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का होगा।
ऐसे कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको प्रैक्टिस बनानी है। तो ध्यान दें, अगर आपको याद हो, लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। आप चाहें तो पन्ने पलटे हैं। अभी तक तो आपको यह बताया गया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया है, जरा उसको चेक करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो उसमें एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी लिखा है v dv अपॉन ds, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट किससे था, s से था, यहां पे किससे, x से। a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। मिला? तो देखो dv अपॉन dx निकालना है भाई, dv अपॉन dx, v तो है ही हमारे पास, dv अपॉन dx कैसे निकलेगा? मैं निकाल लेता हूं, देखो इधर रफ वर्क मैंने लिखा dv अपॉन dx, तो यहां पे ddx, ऐसे ही v की वैल्यू है अल्फा x की पावर हाफ, तो ये आया dv अपॉन dx, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, ddx x की पावर हाफ, लगा दीजिए इस वाले पोर्शन में फार्मूला, तो dv अपॉन dx आ गया अल्फा और हाफ और x की पावर माइनस का हाफ, लगाओगे जब फार्मूला। आई होप यू ऑल नो द रिजल्ट्स फार्मूलाज। ddx x की पावर n का फार्मूला क्या था, n x की पावर n माइनस 1, वही हमने लगाया है, यहां पर वही फार्मूला लगाया है, n की जगह पर हाफ है और x n माइनस 1। जब आप हाफ माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के फेसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। लीजिए एज इट इज फार्मूला लिखा, n की जगह पर हाफ है, आगे लिखते हैं dv अपॉन dx अल्फा और साथ में हाफ, ये माइनस का हाफ मिलेगा। ठीक है, अरे हाफ से माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ मिलेगा। ये आ गया dv अपॉन dx, चलो मिल चुका है। वापस यहां पे पहुंचो, a फॉर एक्सेलरेशन v, तो v की वैल्यू है अल्फा x की पावर हाफ, v की वैल्यू मैंने क्या लिखी, अल्फा x की पावर हाफ, और यहां पे dv अपॉन dx कितना है, अल्फा और 1/2 और x की पावर क्या है, माइनस हाफ। बोलो भाई, ये बात जो हम कर रहे हैं समझ में आ रही है बात? अब देखिए भाई, ये तो खत्म हो गया ना, x की पावर प्लस हाफ और x की पावर माइनस हाफ तो खत्म हो गया। क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बचा, बचा कि नहीं बचा? लीजिए एक्सेलरेशन आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, मुझे वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन चाहिए और मुझे एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन चाहिए। वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन मांग रहे थे और क्या मांग रहे थे, एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन मांग रहे थे। हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है अल्फा स्क्वायर बाई 2, और क्वेश्चन में अल्फा क्या है, कांस्टेंट। अरे अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो अल्फा का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, कांस्टेंट। यानी हमारे एक्सेलरेशन को टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। यार जब कोई चीज टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो क्या उसकी इक्वेशन में टाइम आ सकता है, नहीं आ सकता। इन्होंने मांगा था हमसे, इन्होंने मांगा कि मुझे एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन चाहिए, तो हमने एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी और जब एक्सेलरेशन निकाला तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया। और क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि अल्फा कैसा है, कांस्टेंट, तो अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट है,
कांस्टेंट में हाफ से डिवाइड कर दो तो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कॉन्फिडेंस से आप बताइए कि एक्सेलरेशन को टाइम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम चाहिए, वेलोसिटी टाइम चाहिए। तो अब देखो भाई और आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन आ चुकी है, अब मुझे वेलोसिटी वाली इक्वेशन चाहिए। तो ये जो टेबल हमने आपके लिए बनाई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई यहां पर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, होता है ना। v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 और साथ में ये dt। अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल रह गया dt। तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 साथ में t, अकेले dt का t हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मान लिया b। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें निकालना आता है, आप जानते हैं निकालना, तो निकालिए जरा। कुछ देखें क्वेश्चन में क्या कुछ हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में कुछ दिया गया, देखो दिया है टाइम 0 पर वेलोसिटी कैसी है, कहीं दिया है, देखो लिखा हुआ है। क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है, नहीं लिखा है ना। लेकिन ये कॉमन सेंस है हमारा कि जनरली अगर टाइम 0 पर वेलोसिटी ना दी जाए तो क्या लेते हैं, u, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, u। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या ले लेंगे, 0। तो आप u भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। यू आर फ्री टू कंसीडर दिस कि टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या है। किसी बच्चे ने सोचा कि वेलोसिटी कुछ नहीं है और किसी बच्चे ने सोचा कि वेलोसिटी u है, दोनों सही है, जैसा भी आप सोचना चाहो। तो मैंने लिया एट t बराबर 0, मैंने टाइम की जगह पर लिखा 0। तो टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या रही होगी, दो ही बातें हैं, या तो कुछ रही होगी और जो रही होगी उसको क्या कहते हैं, u, और या फिर कुछ भी नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगी, 0। आप जिसको भी लेना चाहें। चलो हमने ले लिया कि भाई वो u थी, तो देखो b बराबर u आ गया, रख दो b बराबर u। तो v इज इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस यू। लीजिए ये तुम्हारा वेलोसिटी इक्वेशन है जिसमें टाइम आ गया है। क्वेश्चन में उसने मांगा था वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन और उसने मांगा था एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन को टाइम से कोई मतलब ही नहीं है तो उसमें टाइम दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया जब वेलोसिटी की इक्वेशन में कौन आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक क्या था, वेलोसिटी इक्वेशन में टाइम आता था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में टाइम आता था, एक्सेलरेशन इक्वेशन में टाइम आता था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी इक्वेशन में कौन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी लास्ट वाली क्लास में जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक्सेलरेशन का ये फार्मूला भी तो लिखा गया था। तो v तो अपनी जगह पर है, लेकिन dv अपॉन dx, तो रफ वर्क में हमने dv अपॉन dx निकाल लिया है। ये जो रफ वर्क है ये अलग से कर लिया और बाद में वैल्यू पुटअप कर ली। जो v है अपना, v की जगह पे अल्फा एक्स की पावर हाफ और dv अपॉन dx की वैल्यू ये निकल के आई है, रिजल्ट आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पेंडिंग में उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, बहुत बढ़िया। तो द पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन a इज इक्वल टू kt प्लस c। जहां पर a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और k और c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, नहीं बताया ना। देखो पूरी इक्वेशन में a एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम है। k और c क्या है, नहीं बता रहा, तो क्या लेंगे फिर, कांस्टेंट है।
तो पूछा है वेलोसिटी बताइए, कौन सी इक्वेशन सामने है, एक्सेलरेशन टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन। भाई वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ए वी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है के टी प्लस सी और आगे डी टी। ध्यान देना, दो काम एक साथ करेंगे, इंटीग्रेशंस को हर एक टर्म के साथ अलग अलग ले जाएंगे और dt को भी मल्टीप्लिकेशन में लाना पड़ेगा, kt dt और c dt। इक्वेशन में k क्या है बताया नहीं, c क्या है बताया नहीं, तो कांस्टेंट है। तो भाई k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t की पावर 1 dt और c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt। ये आ गया v इज इक्वल टू k। इंटीग्रेशन के फार्मूले यहां लगाओगे तो t की पावर 2/2 आएगा और यहां पर लगाओगे इंटीग्रेशन का फार्मूला तो ct आएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हमने ले लिया b, ये आ गया। अगर आप कोशिश करें तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम टाइम को लें 0, ध्यान देना k/2, टाइम की जगह पे लिया 0, टाइम की जगह पे लिया 0, तो यार टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि पार्टिकल रेस्ट से चलता है, तो रेस्ट से चलता है, यानी टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 0। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करी है कि अगर तुम टाइम 0 लोगे तो वेलोसिटी क्या लेने पड़ेगी, 0। तो देखो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। आगे b की वैल्यू 0, b की ये वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू आ गया kt² प्लस का ct। है कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, kt² प्लस c, ऑप्शन बी दिखा, अरे बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, दिख गया, बोलो। नहीं डी वाला सेम नहीं है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इक्वेशन देख करके अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो और जो रह गए थे, जैसे अभी आपका 13 रह गया था और 14 रह गया था, तो 13 और 14 दोनों ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए आप 13 पढ़िए, मैं 13 करता हूं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज t की पावर 3 - 2√t + 1, जहां पर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, एक्सेलरेशन चाहिए 4 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे करके अगर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dv/dt। dt v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू है t की पावर 3 2√t प्लस का 1। डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाइए, डेरिवेटिव को हर किसी के पास इंडिविजुअल जाने दीजिए, 2√t और ddt 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3t² -2 बाहर आ जाएगा और √t का मतलब है t की पावर ½ 3t² - 2, यहां पे फंडा लगाओगे तो आएगा n x की पावर n-1। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3t² - 2 से 2 कट हो गया, ये बनेगा t की पावर -½ यहां से t की पावर -½ आएगा, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि t की वैल्यू 4 सेकेंड लेना है, तो 3 × 4 का स्क्वायर और t की जगह पे 4 माइनस का ½ तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 48 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर -1। देखो 4 की पावर -½ है तो लिख सकते हो 2 की पावर 2 और साथ में -½ पावर से पावर मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 माइनस का ½
एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 96 माइनस 1 तो कितना आ गया 95/2। और अगर एसआई की बात की जाए, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की जाए, तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन बेस्ड है। लिखा हुआ है यहां पे, ऐसे लिखा हुआ है 2 से 3 x dx, इसको सॉल्व करना है। लिमिट से 2 से 3 x dx, तो भाई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाइए पहले। क्या मिलेगा, x की पावर 2/2 मिलेगा। चलिए अच्छा, मैं इसको सॉल्यूशन में भी लिख देता हूं। ये मिलेगा x की पावर 2/2, लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर क्या है 3, तो पहले x की जगह पे क्या लगाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस उसी x की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 9/2, 4/2, कितना आ गया 5/2। इसको क्यों नहीं किया, सेवेंथ नंबर में अगर आप क्वेश्चन अगर देखें उसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं अभी सेवेंथ नंबर में। ये है एक सिंपल इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, 0 से x f dx वेयर f इज इक्वल टू kx। सॉल्व किया जाए भाई, हमें 0 से x f dx चाहिए, और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आप f की जगह पे क्या लिख सकते हैं kx लिख सकते हैं। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल रह जाएगा 0 से x dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगे 0 से x। पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे, कितना आ गया हाफ kx²। तो सिंपल इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने वहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/v dv और लोअर लिमिट है v1, अपर लिमिट है v2, सॉल्व करना है इसको। तो जरा आप फार्मूला लिस्ट बताइए इंटीग्रेशन में। हमने आपको x की पावर n dx का बताया क्या इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1/n+1, लिमिट्स नहीं है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और लिमिट्स है तो लिमिट्स लगा देंगे। हमने आपको बताया साइन kx dx क्या था -1/k cos kx। हमने आपको बताया cos kx dx इज इक्वल टू 1/k sin kx। जहां पर k कांस्टेंट है 1 हो जाए तो एक नया फार्मूला निकल के आएगा। हमने आपको बताया e की पावर kx dx, तो क्या बनता है k e की पावर kx। cos kx भी है, ये लीजिए, बताया मैंने cos kx भी बताया। इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही है, ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। सही कहा तुमने, ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। अभी पहले इंटीग्रेशन के फार्मूले देखो, और ये आएगा 1/k, सॉरी e की पावर kx अगर करोगे तो 1/k e की पावर kx। अगर ये ऐसा है e की पावर -kx dx, तो माइनस का 1/k e की पावर -kx। k अगर 1 हो तो एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में चेक करना, ये मैंने लिखाए हैं फार्मूले। ये हो सकता है नया हो, ये तो 3 कंफर्म है कि बता चुका हूं, ये 3 कंफर्म है बता चुका हूं। ये एक देखो नया है, ये नया, ये नया, और देखिए एक नया फार्मूला देख लो, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, log x। और यहां बेस में कुछ लिखा नहीं है तो क्या है, e बेस है। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन के फार्मूले जरा देखें क्या है, dbx x की पावर n
क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी डी एक्स साइन के एक्स, के कॉस के एक्स, डी डी एक्स साइन कॉस के एक्स, तो माइनस का के साइन के एक्स, डी डी एक्स ई की पावर के एक्स, के ई की पावर के एक्स, डी डी एक्स ई की पावर माइनस के एक्स, माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x, ये आपके डिफ्रेंशिएशन है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फार्मूले में कुछ ना कुछ प्लस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने भी ये नोटिस कर लिया है कि फिजिक्स में चाहे हम इंटीग्रेशंस को देखें, ज्यादातर केसेस में फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये x की पावर n dx, और डिफरेंशिएशन में हमारे सारे क्वेश्चन लगभग किससे हो रहे हैं, इससे। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है तो देखो किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अभी हम लिमिट भूल जाते हैं, बाद में लगा लेंगे। ये हो गया log v, हो गया 1/x dx log x होता है, तो 1/v log v हो गया dv। अब लिमिट्स लगा दिया v1 से v2, आगे बढ़ते हैं। log पहले v की जगह पे क्या आएगा, v2, फिर माइनस, फिर log इसी v की जगह पे क्या आएगा, v1। अब जिनको log अच्छे से पता है वो और आगे जाएंगे। देखो log की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये होती है, log a माइनस का log b बराबर होता है log a/b। जिनको ये बात भी पता होगी तो आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, v2/v1। जैसे लिखा हो log a इंटू b, तो इज इक्वल टू होता है log a प्लस का log b। याद रखो log में अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा बेस है, ई बेस है, ठीक है, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड है, ये लीजिए।